लोसानू से कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ। किंग एडवर्ड को किसने हलाक किया है और कब? कर्नल जेम्स ने कहा, मुझे मालूम है जनाब कि आपके लिए काम करते हुए बॉस किंग एडवर्ड ने स्पेशल अस्पताल पर खुसूसी मिसाइल फायर कराए। इस एक्शन में किंग एडवर्ड के दो इंतहाई तजुर्बेकार अफराद ने हिस्सा लिया। एक का नाम वॉल्ट और दूसरा थॉमसन था। वॉल्ट को उसकी दोस्त लड़की के फ्लैट में हलाक कर दिया गया। थॉमसन को भी गोली मार दी गई और फिर किंग एडवर्ड को उसकी रिहाइशगाह पर गोलियों से उड़ा दिया गया था। इस सिलसिले में हमने जो इंक्वायरी की है उसके मुताबिक ये तमाम कार्रवाई अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले एक शख्स टाइगर ने की है। टाइगर इमरान का शागिर्द है और स्पेशल अस्पताल के खुसूसी वार्ड पर जो हमला किया गया वहाँ टारगेट इमरान ही था। कारस ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, टाइगर को तो हलाक कर दिया गया है। कर्नल जेम्स ने कहा, नहीं जनाब, वो मुसलसल काम कर रहा है और जनाब आपका मुआहदा किंग एडवर्ड से था, हमारे साथ नहीं था, इसलिए हम इस सिलसिले में मजीद कोई काम नहीं करेंगे। गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कर्नल जेम्स ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब वो बैठा सोच रहा था कि इमरान और टाइगर अब तक रिपोर्टों की हद तक न जाने कितनी बार मर चुके हैं, लेकिन फिर इत्तला मिलती है कि वो जिंदा है। चेयरमैन लॉर्ड की दी हुई मोहलत तकरीबन खत्म होने वाली है, इसलिए बेहतर है कि उनसे 2-3 माह की और मोहलत ले ली जाए, वरना सब मारे जाएंगे। चुनांचे उसने सुर्ख फोन उठाया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, लॉर्ड हॉटमैन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुपर चीफ लॉर्ड हॉटमैन की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ सुपर चीफ। कर्नल जेम्स ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, हाँ, क्या रिपोर्ट्स हैं? लॉर्ड हॉटमैन ने कहा और कर्नल जेम्स ने पूरी तफसील बता दी। वेरी बैड। ये लोग आखिर कैसे इंसान हैं कि हर बार ये इस तरह बच जाते हैं जिससे मौत उनके करीब आने से घबराती है। लॉर्ड हॉटमैन ने कहा, सुपर चीफ, आपसे गुजारिश है कि आप 1 माह की मोहलत मजीद दे दें। अब मैं खुद पाकिस्तान जाकर उनका खात्मा करूंगा। मैं देखूंगा कि मेरे हमले के बाद ये जिंदा कैसे रह सकते हैं। कर्नल जेम्स ने कहा, उनके खात्मे की कोशिश करो। लॉर्ड हॉटमैन ने कहा, यस सुपर चीफ, हुक्म की तामील होगी। कर्नल जेम्स ने कहा तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म कर दिया गया और कर्नल जेम्स ने इत्मीनान का सांस लेते हुए फोन ऑफ करके वापस मेज पर रख दिया। मुझे फौरी वहां जाना चाहिए, लेकिन अब चीफ रॉबर्ट से भी तो इजाजत लेनी पड़ेगी। कर्नल जेम्स ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर फोन का रिसीवर उठाकर उसने उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, रॉबर्ट बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से चीफ रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ चीफ। कर्नल जेम्स ने कहा, क्या हुआ, कोई खास बात? रॉबर्ट ने चौंक कर कहा, यस चीफ। कर्नल जेम्स ने जवाब देते हुए कहा और फिर उसने लॉर्ड हॉटमैन के फ़ोन आने और फिर कैस्पर और पाकिस्तान में किंग एडवर्ड समेत उसके आदमियों की हलाकत के साथ साथ इमरान और उसके शागिर्द टाइगर के बारे में बता दिया और कैस्पर ने जिन 3 अफराद को पकड़ा था इस बारे में भी तफसील बता दी। वेरी बैड। लॉर्ड्स को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका, अब क्या हो रहा है? वेरी बैड। रॉबर्ट ने कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं खुद पाकिस्तान जाकर उस इमरान और टाइगर का खात्मा कर देता हूँ। मैंने सुपर चीफ लॉर्ड हॉटमैन से इजाज़त ले ली है, अब आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। कर्नल जेम्स ने कहा, वहाँ से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ आई हुई है और कैस्पर उनके हाथों मारा गया है, तो फिर तुम्हारा सामना उनसे बहुत जल्द हो जाएगा। उनके आगे बढ़ने का तरीका यही है कि वो मालूमात हासिल करते हैं और इन मालूमात की रोशनी में मतलूबा अफराद तक पहुँच जाते हैं जो उनके मुखालिफ होते हैं और लामहला कैस्पर से उन्होंने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की होंगी और अब वो तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। उनका खात्मा पहले ज़रूरी है। अगर उन्होंने हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया तो हमारा क्या हशर होगा? रॉबर्ट ने कहा, जैसे आपका हुक्म हो। कर्नल जेम्स ने एक तरह से हथियार डालते हुए कहा, ऐसा ही बेहतर रहेगा। रॉबर्ट ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो कर्नल जेम्स ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। अब वो कासान में कर्नल गार्ड को फ़ोन कर रहा था। क्योंकि वहाँ कर्नल गार्ड ने बाकायदा ऑफिस बनाया हुआ था, इसलिए वहाँ का मुस्तकिल फ़ोन नंबर उसके पास था। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। कर्नल गार्ड बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ गार्ड। कर्नल जेम्स ने मखसूस लहजे में अपना तारुफ कराते हुए कहा,
यस चीफ, हुक्म। कर्नल गार्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है कासान जजीरे की? कर्नल जेम्स ने पूछा। हमने पूरे कासान में अपने आदमी फैला दिए हैं। यहाँ पहुँचने वाले अफराद की खुसूसी चेकिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई मशकूक फर्द या अफराद नजर नहीं आए, कर्नल गार्ड ने जवाब देते हुए कहा। लोसानो में 4 अफराद का एक ग्रुप सामने आया है। इस ग्रुप में 3 मर्द और एक औरत शामिल है। ये यूरोपीय मेकअप में है। इन्होंने कैस्पर को हलाक कर दिया है, कर्नल जेम्स ने कहा। कैस्पर हलाक हो गया है? वो कैसे चीफ? कर्नल गार्ड ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन न आ रहा हो, और कर्नल जेम्स ने उसे तफसील बता दी। वेरी बैड। कैस्पर मेरा बेहतरीन दोस्त भी था और बेहद अक्लमंद और फाल एजेंट भी, कर्नल गार्ड ने जवाब देते हुए कहा। अब कैस्पर का इंतकाम तुमने लेना है। ये ग्रुप लाजमन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का है। इस बार इमरान जख्मी होने की वजह से साथ नहीं आया, लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के यकीनन तजुर्बेकार और फाल लोग हैं। इनका खात्मा इस तरह हो सकता है कि इन पर फौरी और फाइनल अटैक कर दिया जाए, मेकअप चेक करने या पूछ-गछ के चक्कर में ना पड़े, कर्नल जेम्स ने कहा। यस चीफ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, कर्नल गार्ड ने जवाब देते हुए कहा। और हाँ, ये भी बता दूं कि कैस्पर इसलिए मारा गया है कि ना ही कैमरों ने उनके मेकअप चेक किए और ना ही जदीद मेकअप वॉशर से उनके मेकअप वॉश हो सके हैं। तुम भी ख्याल रखना, इस चक्कर में ना पड़ना कि उन्हें बेहोश करके किसी पॉइंट पर ले जाओ और फिर उनकी बजाय खुद मारे जाओ, कर्नल जेम्स ने हिदायत देते हुए कहा। यस चीफ, आप बेफिक्र रहें। आपने मुझे अलर्ट कर दिया है। अब वो कासान पहुंच जाए, फिर देखें उनका क्या हशर होता है, कर्नल गार्ड ने बाकायदा दावा करते हुए कहा। वहाँ तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? पूरा सेक्शन ले गए हो या सिर्फ सिलेक्टेड लोग हैं? कर्नल जेम्स ने एक ख्याल के तहत पूछा। मेरे पास 10 सिलेक्टेड आदमी हैं चीफ, और ये 10 के 10 सुपर टॉप कैटेगरी के अफराद हैं, कर्नल गार्ड ने जवाब देते हुए कहा। लेबॉर्ट्री का चक्कर भी लगाया है तुमने या नहीं? कर्नल जेम्स ने पूछा। नहीं चीफ, वहाँ मैं सिरे से कोई मुदाखलत नहीं करना चाहता। मेरी तमाम तर तवज्जो शहर पर है जहाँ ये लोग पहुँचेंगे, कर्नल गार्ड ने कहा। ओके, मुझे तुम्हारी कारकर्दगी पर नाज है और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा हमारे हाथों ही होगा, कर्नल जेम्स ने कहा। आपका शुक्रिया चीफ, हम आपके एतमाद पर यकीनन पूरा उतरेंगे, कर्नल गार्ड ने मसरत भरे लहजे में कहा। ओके, गुड बाय, कर्नल जेम्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। सफदर अपने साथियों के हमरा आनान की बैनुल अक़वामी बंदरगाह पर बने हुए एक होटल में मौजूद था। वो सब यूरोपीय मेकअप में थे, लेकिन ये मेकअप पहले मेकअप से यकसर तब्दील शुदा था, क्योंकि पहला यूरोपीय मेकअप कैस्पर के आदमियों के नज़रों में आ गया था। गो कैस्पर का तो खात्मा कर दिया गया था, लेकिन उसके आदमी पूरे शहर के साथ साथ यहाँ भी मौजूद होंगे, और कैस्पर की हलाकत के बाद यकीनन वो शक पड़ने पर बराह रास्त गोली चलाने से भी दरेक न करते। इसलिए उन्होंने कैस्पर के पॉइंट से वापस आकर सबसे पहला यही काम किया था। अलबत्ता नाम वही थे और नए मेकअप के कागजात उनकी जेबों में थे, जिनके मुताबिक वो एक यूरोपीय मुल्क डेगार के बाशिंदे थे और पूरा ग्रुप वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये इंतजामात चीफ एक्स2 की तरफ से किए जाते थे, ताकि अगर कागजात की तौसीक कराई जाए तो जवाब यही मिले कि कागजात दुरुस्त हैं। ऐसे इंतजामात की वजह से उनकी जानें बच जाती थी। वो सब होटल के हॉल में बैठे हॉट कॉफी पी रहे थे। बंदरगाह से उन्होंने न सिर्फ मालूमात हासिल कर ली थी, बल्कि 2 घंटे बाद वो अल्सान बंदरगाह से रवाना होने वाली फेरी की टिकटें भी खरीद चुके थे। यहाँ से कासान के लिए हर 2 घंटे बाद फेरी सर्विस चलती थी। ये तेज़ रफ्तार बहरी सर्विस थी, जिसमें अफराद सवार होकर अल्सान से कासान और कासान से अल्सान आते जाते थे। यहाँ नशिस्तें फेरी के वसी अरशे पर बनी हुई थी, जिनके गिर्द और ऊपर वाला हिस्सा शीशे का बनाया जाता था, ताकि मुसाफिर सफ़र करते हुए समंदर को भी अपने करीब देख सके। फेरी की रवानगी में चूँकि 1 घंटा देर थी, इसलिए वो यहाँ होटल में आकर बैठ गए थे। अलबत्ता वह पाकिस्तानी ज़ुबान में बोलने या पाकिस्तानी नाम पुकारने से मुकम्मल तौर पर गुरेज कर रहे थे और यूरोपीय ज़ुबान में ही गुफ्तगू कर रहे थे। और न सिर्फ उनकी ज़बान यूरोपी थी, बल्कि उनका लहजा भी यूरोपी था। इस सिलसिले में चीफ एक्स2 के अहकामात पर स्पीच कैंप लगाए जाते थे और सब अराकीन को यूरोप, एक्रीमिया और ग्रेटलैंड की मारूफ ज़ुबानों और लहजों की बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाती थी,
ताकि सीक्रेट सर्विस पूरी दुनिया में कहीं भी आसानी से मिशन मुकम्मल कर सके, क्योंकि मुल्की ज़ुबानों और लहजों के बगैर वो उन ममालिक के अफराद के मेकअप ना कर सकते थे। ये इसी प्रैक्टिस का ही नतीजा था कि वो अब ना सिर्फ यूरोपी ज़ुबान में रवानी से गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि उनके लहजे भी यूरोपी थे। मिस्टर मार्शल, आपका रोड मैप क्या होगा? कासान पहुंचकर सालिया ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। वहां जाकर सयाहत करेंगे। रोड मैप तो वहां का नक्शा लेकर बनाया जा सकता है, यहाँ बैठकर कैसे बना लें? हमें तो वहां के सियाहती मकामात का इल्म ही नहीं है, सफदर ने कोड अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ताकि अगर कहीं उनकी गुफ्तगू सुनी या टेप की जा रही हो तो वो लोग असल बात तक ना पहुंच सके। ये कोड ऐसा था कि सफदर के सब साथियों से फौरन समझ गए थे कि सफदर का जवाब ये है कि वहां जाकर लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करके फिर वहां से फार्मूला हासिल करने और लेबॉर्ट्री को तबाह करने का प्लान बनाया जा सकेगा। लेकिन मालूमात हासिल करने के लिए कोई रोड मैप होगा आपके जहन में? सालिया ने कहा। हाँ, वहाँ की एक टिप मौजूद है, उससे मिलकर मालूमात हासिल की जा सकेंगी। ये टिप यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने दी हुई है, सफदर ने जवाब दिया तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। वो समझ गए थे कि कासान में कोई टिप चीफ एक्सट्रो ने दी हुई है ताकि मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। फिर 1.5 घंटा वहाँ गुजार कर वो सब उठकर फेरी स्टेशन की तरफ बढ़ गए। फेरी खासी जदीद अंदाज की थी और अपनी साख्त के लिहाज से भी नई और जदीद दिखाई दे रही थी। वो सब अपने लिए मखसूस करदा नशिस्तों पर बैठ गए। फेरी में तकरीबन 250-300 नशिस्तें थी जो तकरीबन सब भर चुकी थी। इक्का दुक्का सीट खाली नजर आ रही थी। हर कतार 10 कुर्सियों पर मुश्तमिल थी, इसलिए उनकी 4 नशिस्तों के बाद 6 कुर्सियों पर यूरोपी सयाह मौजूद थे। उनके बाद जो पहली सीट थी उस पर एक नौजवान यूरोपी औरत बैठी हुई थी और उसके साथ वाली सीट पर सफदर मौजूद था। चूंकि उनकी सीटें साइड पर थी, इसलिए बैरूनी शीशे के करीब सालिया की सीट थी, जबकि उसके बाद तनवीर, फिर कैप्टन शकील और आखिर में सफदर बैठा हुआ था। यूरोपी लड़की सफदर को बार बार ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। फायरी अब अलार्म देकर बंदरगाह से रवाना हो चुकी थी और कासान जजीरे तक का ये सफर 1.5 घंटे का था। मेरा नाम मार्शल है और मैं और मेरे साथी सब डेगारी हैं। यूरोप के रिवाज के मुताबिक सफदर ने बात शुरू करने से पहले अपना तारुफ कराते हुए कहा। मेरा नाम जैकी है और मेरा ताल्लुक शायनों से है, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप मुझे इस अंदाज में देख रही थी जिससे आप कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो, क्या मेरा अंदाजा दुरुस्त है? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो जैकी बेख्तियार हंस पड़ी। आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं, वाकई बात ऐसी ही थी। मैं आपकी शानदार शख्सियत से बेहद मुतासिर हुई हूँ और मैं आपके साथ दोस्ती के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन आपके चेहरे पर इस कदर संजीदगी थी कि मेरी बात करने की हिम्मत ना हो पा रही थी। जैकी ने कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। मैं इस कदर संजीदा नहीं हूँ जितना चेहरे से नजर आता हूँ। ये कुदरती संजीदगी है, वरना आप मुझे अच्छा दोस्त पाएंगी अगर आप दोस्ती करें तो, सफदर ने कहा तो लड़की का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। ठीक है, कर ले दोस्ती, लड़की ने हाथ बढ़ाते हुए कहा तो सफदर ने ना सिर्फ उसका हाथ थाम लिया बल्कि उसने यूरोपी आम रिवाज के मुताबिक कुछ देर मखसूस अंदाज में हाथ को 2-3 झटके भी दिए। ये निशानी होती थी दोस्ती के ताकतवर होने की। मुझे आपके साथ दोस्ती करके फख्र रहेगा कि आप जैसी खूबसूरत और क्यूट लड़की मेरी दोस्त है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुसलसल कोशिश कर रहा था कि वो अपने आप को वाकई यूरोपी साबित कर सके, और मुझे तो इस कदर खुशी महसूस हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं अकेली थी इसलिए बोर हो रही थी, लेकिन आपसे दोस्ती करके मेरी तमाम बोरियत दूर हो गई है। आप जैसी शानदार शख्सियत के साथ दोस्ती वाकई काबिल फ़ख्र है। आप क्या काम करते हैं? जैकी ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। मैं और मेरे साथी सब डेगार की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और हम सब 1-1.5 माह की छुट्टियां लेकर इस सारे इलाके की सयाहत के लिए निकले हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। क्या आपके साथी मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे? जैकी ने कहा। सॉरी मिस जैकी, हमने डेगार से रवाना होते हुए ये बात हलपन तय की थी कि ग्रुप में मजीद कोई फर्द शामिल ना हो सकेगा। अलबत्ता इनफरादी दोस्तियाँ ग्रुप का कोई मेंबर रख सकता है, इसलिए आपकी और मेरी दोस्ती अपनी जगह और ग्रुप अपनी जगह, सफदर ने साफ जवाब देते हुए कहा। लेकिन इसके साथ ही उसके जहन में एक वसवसा पैदा हुआ कि जैकी कहीं दानिस्ता तौर पर उन्हें चेक तो नहीं कर रही, वरना उसे मालूम था
कि यूरोपीय लोग बेहद आज़ाद ख्याल होने के बावजूद इस तरह जल्दी जल्दी दूसरों पर रेशा खत्म नहीं हो जाते कि चंद मिनट के अंदर ऐसे दोस्त बन जाए कि दूसरे के ग्रुप और हर मौके पर साथ रहना शुरू कर दे। ओके ठीक है, मेरी दोस्ती आपसे हुई है, आपके ग्रुप से नहीं है, और आप वाकई दोस्ती करने के काबिल है। साहब गोई भी वाकई एक अच्छी बात है, जैकी ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर ने उसका शुक्रिया अदा किया। आप अकेली सेहत के लिए कैसे निकल पड़ी? सफदर ने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भी एक ग्रुप है, लेकिन मैं चूंकि सुबह काफ़ी देर तक सोती रहती हूँ, इसलिए ग्रुप सुबह सवेरे ही कासान चला गया, इसलिए मैं अकेली जा रही हूँ। जैकी ने जवाब देते हुए कहा, ओह अच्छा, तो आपका ग्रुप कासान में आपका इंतज़ार कर रहा होगा। सफदर ने कहा, हाँ, आप कासान में कहाँ ठहरेंगे ताकि आपसे वक्तन फ़ौक्तन मुलाकात की जा सके? जैकी ने कहा, हम तो पहली बार कासान जा रहे हैं, इसलिए वहाँ जाकर ही किसी होटल का इंतखाब करेंगे। सफदर ने जवाब दिया, हम तो बेशुमार बार कासान आते जाते रहते हैं, हमने तो होटल रिगार्ड में ठहरना है, आप भी वहीं आ जाए, अच्छा साफ सुथरा होटल है और चार्जेस भी खासे कम हैं। जैकी ने कहा, ये तो ग्रुप का इंतखाब होगा, मैं अकेला तो इंतखाब नहीं कर सकता। बहरहाल कासान इतना बड़ा जजीरा तो नहीं है कि वहाँ मुलाकात ना हो सके, कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी। सफदर ने कहा, हाँ ठीक है, आपसे बहरहाल दोस्ताना मुलाकातें होती रहेंगी। जैकी ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर ने इस में सर हिला दिया। वह वाकई बोर हो चुका था कि उसने ये सारी कार्रवाई सिर्फ यूरोपीय माशरत दिखाई देने के लिए की थी, वरना उसे इस लड़की से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। कुछ देर बाद जैकी एक झटके से उठ खड़ी हुई। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अभी आ जाती हूँ, जैकी ने सफदर से कहा और फिर मुड़कर तेजी से कतार से निकलकर वो फेरी की उगबी जानिब मौजूद वॉशरूम्स की तरफ बढ़ गई। उसके उठकर जाने के बाद सफदर को कुर्सी पर पड़ा हुआ बैग नजर आया। ये जैकी का हैंडबैग था जो वो यहाँ छोड़ गई थी। सफदर ने हाथ बढ़ाकर हैंडबैग का बटन प्रेस करके बैग खोल दिया और दूसरे लम्हे वो ये देखकर चौंक पड़ा कि हैंडबैग में एक लेडीज मशीन पिस्टल मौजूद था। ये छोटी साइज का खुसूसी पिस्टल था जो खास तौर पर लेडीज के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी रेंज बड़ी मशीन पिस्टल जितनी थी। पिस्टल के साथ ही एक कार्ड मौजूद था। सफदर ने कार्ड को बैग के अंदर ही सीधा किया तो उस पर लिखे हुए अल्फाज उसके सामने आ गए, तो सफदर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए क्योंकि कार्ड पर किसी शूटिंग क्लब का नाम और पता लिखा गया था। सफदर ने बैग बंद कर दिया क्योंकि जैकी किसी भी लम्हे वापस आ सकती थी, और फिर चंद मिनट बाद जैकी वापस आ गई। आप बोर तो नहीं हुए मेरी अदम मौजूदगी की वजह से? जैकी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेहतर समझ सकती हैं क्योंकि आप ही साथ छोड़कर वॉशरूम में चली गई थी। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो जैकी बेख्तियार हंस पड़ी। आप वाकई दोस्ती निभाना जानते हैं, जैकी ने हंसते हुए कहा, और फिर हल्की फुल्की बातों में सफर कट गया और फेरी का आसान बंदरगाह पर पहुंचकर रुक गई। सफदर और उसके साथी फेरी से उतरकर घाट के जरिए खुशकी पर पहुंच गए। यहाँ हर तरफ बुलंद व बाला इमारतें नजर आ रही थी, अलबत्ता यहाँ दरख्त और हरियाली काफी से ज्यादा थी। सफदर और उसके साथी घाट पर पहुंचकर रुक गए। सफदर के उकब से जैकी बाहर आई थी। ओके मिस्टर मार्शल, फिर मुलाकात होगी, गुड बाय। जैकी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा तो सफदर ने पुरजोश मुसाफा किया और जैकी टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गई। ये कौन थी? सालिया ने पूछा तो सफदर ने पूरी रोयदाद सुना दी। अच्छी दोस्त है कि मंजिल पर पहुंचते ही गुड बाय हो गई दोस्ती, सालिया ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। सफ़र की दोस्तियां ऐसी ही होती है, हर कोई किसी से कहाँ मिलता है, अलबत्ता अब हमें अपनी निगरानी का ख्याल रखना होगा। सफदर ने कहा तो सब चौंक पड़े।